जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम तुषार है। सीजीपीएससी नॉलेज अब के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग 14 अक्टूबर 2022 आज क्या क्या खास खबरें रही न्यूज़पेपर में, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो प्लीज वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो शुरू करें उससे पहले आप लोगों के लिए एक प्रश्न है। प्रश्न क्या है? आईएमएफ ने भारत की विकास दर कितनी रहने का अनुमान किया है। अभी भारत की विकास दर के बारे में इन्होंने बताया था कि कुछ कमी आएगी, बाकी इसके अलावा भी अन्य देशों को भी बताया कि कमी आएगी। केवल भारत ही है जिसकी विकास दर सबसे अच्छी बताया जा रहा है आईएमएफ के द्वारा। वो कितना था आपको बताना है। ऑप्शन में आपके पास है 6.8%, इसके अलावा है 7.4%, 1.6% या फिर इनमें से कोई नहीं। आप जो भी अपना उत्तर है कमेंट सेक्शन में लगा सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो जैसे सबसे पहले अगर हम लोग बात करेंगे तो एक खबर निकल कर आ रही है। आप सभी को पता होगा कर्नाटक में एक विवाद चला था, हिजाब मुद्दा। आप सभी को इससे परिचित होंगे। हिजाब विवाद जो चल रहा था कि जो भी आपके स्कूल है या शिक्षण संस्थान है वहां पर मुस्लिम वर्ग की महिलाएं चाह रही थी कि वो हिजाब पहन कर जाए, बट ये ऑफिशियली अगर देखा जाएगा तो स्कूल के ड्रेस कोड के खिलाफ होता है। जैसे अगर हर धर्म वाले सोचेंगे कि हम अपने धर्म के हिसाब से ड्रेस पहने, तो मेन जो ड्रेस कोड का सिद्धांत था कि स्कूल या कॉलेज जो भी शिक्षण संस्थान जहां पे ड्रेस कोड दिया जाता है वो इसलिए दिया जाता ताकि सब बच्चे एक के जैसे दिखे, कोई भी भेदभाव नहीं हो, उनमें कोई अंतर ना आए। ये उसके खिलाफ जा रहा था, तो इसी के लिए जो है कोर्ट में केस गया था। कोर्ट में केस जाने के पीछे दो तर्क दिए जाते हैं। एक रहता है आर्टिकल 25। आर्टिकल 25 की यदि बात करेंगे, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है। इसमें आप अपने हिसाब से कोई भी तरीके से अपने धर्म का पालन कर सकते हो, उसके हिसाब से व्यवहार कर सकते हो, मतलब उसके हिसाब से कपड़े वगैरह भी पहन सकते हो। तो आर्टिकल 25 में जो धार्मिक स्वतंत्रता है वो मौलिक अधिकार का मामला उठता है। अब यहाँ पर जब केस गया था हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट ने बोला कि ये जो है ड्रेस कोड लागू नहीं, ड्रेस कोड लागू रहना चाहिए, हिजाब आप नहीं पहन सकते। केस फर्दर गया सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में दो जजों की बेंच बैठी थी। याद रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट में कितने थे? दो जजों की बेंच थी। अब दो जजों की बेंच में जब फैसला आता है, दोनों जज जो है आपस में एक दूसरे के खिलाफ डिसीजन दे देते हैं। मतलब क्या है, एक इस पक्ष को मानता है तो दूसरा दूसरे पक्ष को मानता है। यहां पर ध्यान देने की बात क्या है, जब भी सुप्रीम कोर्ट में कोई फैसला आता है, मान के चलिए जैसे 3 जजों की बेंच है या 5 जजों की बेंच है या 7 जजों की बेंच है, कितने भी जजों की बेंच रहे बहुमत से फैसला होगा। मतलब जिसके पक्ष में ज्यादा वोट पड़ेंगे उसमें ही आपको मिलेगा, भले ही सीजेआई उसके खिलाफ क्यों ना हो, पर जजों की वोटिंग जो होती है जिसमें ज्यादातर जज शामिल होंगे उसमें किया जाएगा। अब यहां पर केस क्या हो गया कि मात्र दो जजों ने सुनवाई की। अब जब दो जज सुनवाई करते हैं तो यहां पर एक जज ने कुछ बोला, दूसरे जज ने कुछ बोला, तो फैसला नहीं आया। अब ये फैसला आगे चले गया है, अब बड़ी पीठ सुनवाई करेगी। हो सकता है 3 बेंच बैठे, 5 बैठे या 7 बैठे। अब इसमें ऐसा नहीं है, अगर जैसे 3 बेंच बैठी है तो 2-1 से भी फैसला आएगा तो जीता माना जाएगा, मतलब जो भी पक्ष में आता है। इसके अलावा जैसे 5 बैठते तो 3-2 से भी चलेगा। ऐसा नहीं कि पांचों के पांचों एक मत सहमत हो। अब यहाँ पे आते हैं, क्या हुआ, तो दो जज थे आपके, आपको नाम देखने को मिल रहा होगा, एक जस्टिस गुप्ता का नाम और दूसरा जस्टिस धुलिया। तो जस्टिस गुप्ता क्या बोलते हैं, प्रतीकों की अनुमति धर्मनिरपेक्ष सोच के खिलाफ है। मतलब गुप्ता जी बोलते हैं यार, अगर आप सबको प्रतीकों की अनुमति देते रहोगे तो ये धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ हो जाएगा। जो स्कूल या शिक्षण संस्थान होते हैं वो धर्मनिरपेक्षता के हिसाब से बने हैं, वहां पर सबको को एक प्रकार से दिखना चाहिए। तो ये धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ है, आपको मॉडल ड्रेस कोड लागू करना चाहिए, हिजाब नहीं होना चाहिए। जबकि जस्टिस धुलिया क्या बोलते हैं, ये पसंद का मामला है। आप क्या है, बेटियों की पढ़ाई अहम है। पसंद का मामला और बेटियों की पढ़ाई अहम क्या है, इस पॉइंट को भी समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। जैसे मान के चलिए कोई एक व्यक्ति है जो अपनी बच्ची को सिर्फ स्कूल इसलिए नहीं भेज रहा है क्योंकि वो हिजाब पहन के नहीं जा सकती है। यहां पर क्या है होता है, जैसे हम लोग देखते हैं पर्टिकुलरली जो कन्याशालाएं बनती हैं वो इसी प्रकार से बनती है कि जो लड़कियां हैं केवल एक ऐसे शिक्षण संस्थान में पढ़ सके जहां पर केवल लड़कियां बैठी, क्योंकि घर वालों को कई बार डर रहता है कि अगर लड़कियों के अलावा कोएड एजुकेशन रहेगा तो दिक्कत आएगी। तो इन सबको देखते हुए हम लोगों ने जैसे कल से स्कूल लिया, वैसे ही यदि कोई घर में मतलब किसी का गार्जियन अगर नहीं भेज रहा है, अगर बच्चे को नहीं भेजता, क्यों? क्योंकि उसको डर लगता है कि उसकी बेटी ऐसे अगर बाहर खुले में घूमेगी तो उससे दिक्कत हो, तो ऐसे में उसकी पढ़ाई रुकी। तो यहां पर भी ध्यान देने की बात है। तो जस्टिस धुलिया का अपना तर्क आया, जस्टिस गुप्ता का अपना तर्क आया। ये दोनों तर्क जो थे विरोधाभासी थे, वोटिंग में दोनों का वोट बराबर हो गया। अब ये आगे मामले में सुनवाई होगी, हो सकता है नए जज के आने तक, जब तक चंद्रचूड़ जी नहीं बैठेंगे तब तक ये मुद्दा अटका रहे। जैसे इस पर डिसीजन आएगा हम लोग बात करेंगे। वर्तमान में यदि आप किसी और से पक्ष के बारे में पूछेंगे तो यहां पर अगर आप देखोगे जो धुलिया जी का पक्ष है, वैसे हम लोगों को बोलना नहीं चाहिए,
फिर भी यदि धुलिया जी के पक्ष में देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे संस्थान हैं जहां पे आप भेज सकते हो, जैसे कन्याशालाओं में चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। कोएड वाले में अगर आपको दिक्कत हो रही है, बाकी जस्टिस गुप्ता का जो है वो बिल्कुल सही तरफ जा रहा है, क्योंकि अगर हर कोई इस प्रकार से मान करने लगेगा कि हमको हमारे हिसाब से पहन के आना है, तो जो ड्रेस कोड है वो ड्रेस कोड का कोई फिर काम नहीं बचेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ। ये आईएमएफ से जुड़ी हुई है। आईएमएफ ने भारत की तारीफ की है। आईएमएफ भारत की तारीफ क्या करता है देखिएगा, बोलता है भारत की योजनाएं चमत्कारी है, इनसे दुनिया को सीखना चाहिए। तो किसके बारे में बोल रहे हैं, तो ये बोलते हैं डीबीटी के बारे में, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। आप लोगों को पता होगा प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण जिसको हम लोग कहते हैं। ये क्या है कि सरकार पहले क्या करती थी, हमारे देश में जो भी योजनाएं थी उसका पैसा टॉप टू बॉटम लेवल में आता रहता था। अब इसी में एक प्रमुख प्रधानमंत्री, आप चाहे तो उनका भी नाम कमेंट कर सकते हैं, जो बोलते थे कि अगर केंद्र सरकार 1 रुपए भेजती है तो 15 पैसा बस जनता तक पहुंच पाता है, बाकी कहां जाता है उनको नहीं पता। आज की डेट में सरकार ने क्या किया है, आप सभी को पता होगा, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। कोई भी योजना जो सरकारी चल रही है उसके पैसे सीधे आपके बैंक अकाउंट में आते हैं। अब अगर पैसा आपके बैंक अकाउंट में आ रहा है तो अगर सरकार 1 रुपए भेजती है तो आप तक पूरा 1 रुपए पहुंचता है, कहीं पर बीच में कोई पैसा खाने वाला नहीं बैठा है। तो आईएमएफ इसी के बारे में तारीफ करते हुए बोलता है कि भारत जो है महिलाओं के लिए जो योजना लेके आता है, या बुजुर्गों के लिए जो योजना लेके आता है, किसानों के लिए जो भी योजनाएं लेकर आता है, उसका क्रियान्वयन बहुत बढ़िया तरीके से कर रहा है, उसको पहुंचा बहुत सही तरीके से रहा है। जैसे बाकी जगह पे होता होगा करप्शन के कारण पैसा नहीं पहुंचता है, भारत में पहुंच रहा है और इस चीज का लाभ दिख रहा है। और वर्ल्ड लेवल पे यदि कोई चीज की तारीफ होती है तो समझ जाइएगा भारत ने बहुत अच्छा काम किया है। चलिए नेक्स्ट खबर की तरफ चलते हैं। तो वंदे भारत एक्सप्रेस से जुड़ी हुई खबर आती है। तो देखिएगा देश में अब चौथी वंदे भारत एक्सप्रेस चलने वाली है। अगर देखेंगे तो चौथी वंदे भारत एक्सप्रेस के बारे में आपको पता चल जाएगा, पहले 3 हो चुका है। चौथी ट्रेन जो है चंडीगढ़ से हिमाचल प्रदेश की ओर जाएगी। आप राइट साइड में देख सकते हैं, यहां पर आपको लिखा हुआ दिख जाएगा चंडीगढ़ से हिमाचल प्रदेश। इसके अलावा माल ढुलाई के लिए भी जो है अब वंदे भारत एक्सप्रेस की जो शुरुआत की जाएगी। वंदे भारत जो हम लोगों का है T18 भी बोलते हैं, कई बार देसी इसको बुलेट भी बोला जाता है। ये ट्रेन अभी सामान्य तौर पर नागरिकों के पर्यटन के लिए, नागरिकों की यात्रा के लिए थी। जैसे आपको जाना है एक स्थान से दूसरे स्थान तो उसके लिए था। अब क्या किया जाएगा, माल ढुलाई के लिए भी जो पार्सल सुविधा होती है उसको शुरू कर दिया जाएगा। अब इसमें पार्सल भी जाएगा। इसका कतई मतलब ये नहीं कि कोयले वगैरह जाएंगे, जो भी आप पार्सल वगैरह भेजते हैं उसके लिए भी शुरुआती स्टेज में शुरू होगा। दिसंबर से इसकी परियोजना में शुरुआत देखने को मिलेगी, दिसंबर से शुरू हो जाएगा। वर्तमान में देश में 4 वंदे भारत ट्रेन चल रही है, ये ध्यान देने वाली बात रहेगी। चलिए नेक्स्ट खबर की तरफ चलते हैं। नेशनल लेवल पे जुड़ी हुई है, खेल से जुड़ी है। आईपीएल आप सभी को पता है, जैसे आईपीएल में अभी पुरुषों के आईपीएल में 10 टीमें हैं, महिलाओं के आईपीएल की बात चल रही थी कि जल्दी से महिलाओं का आईपीएल भी शुरू होगा। तो आप महिलाओं के आईपीएल के बारे में बात की जा रही है कि 5 सदस्यों की टीमों का आईपीएल होने वाला है। मतलब 5 सदस्य की टीम बोल रहा हूं मैं, 5 टीमों का आईपीएल होगा। जैसे हमारे पुरुष आईपीएल में 10 टीमें हैं, वैसी 5 टीमें रहेंगी। हर टीम में 18 सदस्यीय दल होगा और हर टीम के अंतिम एकादश में 5 हो सकती है विदेशी खिलाड़ी। अगर देखेंगे नॉर्मल हमारा जो पुरुषों का आईपीएल होता है उसमें 4 विदेशी खिलाड़ी रह सकते हैं एक टीम में प्लेइंग 11 में। यहाँ पर 5 महिला खिलाड़ियों को रख रहा है। टोटल देखेंगे तो जैसे आईपीएल में हमारे 50 के ऊपर मैच होते हैं, जब 56 पहले मैच हुआ करते थे, आजकल 70 के ऊपर होते हैं। अब अगर महिलाओं की बात करेंगे तो T20 लीग में 20 मैच जो होने वाले होंगे, मतलब टोटल 20 लीग मैचेस होंगे। उसके बाद सेमीफाइनल जो भी कॉन्सेप्ट होने वाला ये रहेगा। हर टीम दूसरी टीम से 2 बार मुकाबला करेगी, ये ध्यान रखने वाली बात रहेगी। चलिए नेक्स्ट खबर की तरफ चलेंगे, खेल से ही जुड़ी हुई है। तो विश्व शूटिंग चैंपियनशिप हुई थी, इसमें भारत ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। कहां पर हुई थी ये, तो काहिरा में हुई थी, ये पॉइंट रहेगा। इसमें अगर देखा जाएगा तो टॉप में कौन सी टीम आई है, चैंपियनशिप में चीन को जो स्वर्ण मिला है। चीन वाले स्पोर्ट्स में बहुत अच्छे रहते हैं, आगे रहते हैं। और कोरिया के बारे में बात करेंगे तो इसको सिल्वर मेडल मिला हुआ है। अगर देखा जाए भारत को ब्रॉन्ज मिला गया है किसमें, तो 25 मीटर पिस्टल जूनियर वर्ग में कांस्य पदक जीता है भारत ने। कौन से टूर्नामेंट था, तो ICISSF विश्व चैंपियन, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, विश्व शूटिंग चैंपियनशिप, इसमें भारत को ब्रॉन्ज मिला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट खबर इंपॉर्टेंट है। तो ये खबर क्या आ रही है भैया, छत्तीसगढ़ में राजस्थान को आवंटित कोयला ब्लॉक जो है रद्द नहीं। ये छत्तीसगढ़ के लेवल की भी खबर बोल सकते हैं, नेशनल लेवल की खबर भी बोल सकते हैं। जैसे हमारा छत्तीसगढ़, यहाँ पर हम लोगों को कोयला बहुत ज्यादा मिलता है, कोल ब्लॉक्स है। अब इसी में छत्तीसगढ़ से कोयला आवंटित हुआ राजस्थान को। और ये कौन सा वाला कोल ब्लॉक है, आप लोगों को पता होगा तो कमेंट करके बताइएगा। हाल ही में जिसका विरोध हो रहा था, आप सभी को पता होगा, है ना। तो राजस्थान में कोयले की कमी, प्लांट वहां पे भी चलाना है, बिजली वहां पर भी चलाना है। तो पहले ऐसा बोला गया कि छत्तीसगढ़ में जो है राजस्थान, छत्तीसगढ़ से राजस्थान को कोयला मिलेगा। केंद्र सरकार ने ब्लॉक आवंटित कर दिया कि पर्टिकुलर इस क्षेत्र का जो कोयला है, यहां से जो भी खनन होगा ये राजस्थान को मिलेगा। अब छत्तीसगढ़ की सरकार ने एक गुहार लगाई केंद्र सरकार से, बोली कि यार ये वाला जो
है हम नहीं कर सकते, राजस्थान को मना करो। मतलब केंद्र सरकार को बोलती है हम नहीं दे पाएंगे, राजस्थान को मना करो। अब इस बीच में केंद्र सरकार में बोला जा रहा है, दोबारा केंद्रीय कोयला मंत्री जो प्रहलाद जोशी हैं, इन्होंने क्लियर किया है कि जो भी ब्लॉक आवंटित हो गया है वो राजस्थान का ही है, मतलब अब वो राजस्थान को ही मिलेगा। अब देखिएगा बड़ी राजनीतिक वाली बात, बहुत बढ़िया तरीके से, छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री कांग्रेस का, राजस्थान मुख्यमंत्री कांग्रेस का, है ना, कांग्रेस का मुख्यमंत्री। और अगर हम लोग बात करेंगे प्रहलाद जोशी के, ये एनडीए दल के होंगे या बीजेपी मान लीजिए। अब केंद्रीय सरकार की है, छत्तीसगढ़ और राजस्थान दोनों आपस में लड़ रहे हैं, कांग्रेस की सरकार वाले कि हम अपना कोयला नहीं देंगे और वो बोल रहा है आपको अपना कोयला दो। और यहाँ पे बीच में जो केंद्रीय मंत्री बोल रहे, चूंकि ऊर्जा ऊर्जा बहुत ज्यादा आवश्यकता की आवश्यक है, ऐसा नहीं है कि धीरे धीरे देश में ऊर्जा की कमी होगी, मांग बढ़ेगी ही बढ़ेगी। जैसे जैसे मान के चलिए इलेक्ट्रिक गाड़ियां आने लगती हैं, तब भी आपको ऊर्जा की मांग बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो ऐसे केसेस में हम मना नहीं कर सकते, आपको देना पड़ेगा, ऐसे बोला जा रहा है। ध्यान रखिएगा इस चीज को भी। नेक्स्ट आते हैं, इसको मैंने ऑलरेडी कवर अप किया हुआ है, फिर भी एक बार कवर अप कर लेते दोबारा, क्योंकि पेपर में खबर छपकर आ रही है। आयोडीन अल्पता विकार नियंत्रण दिवस, ये 21 तारीख से जो है सप्ताह भर कार्यक्रम चलेंगे। छत्तीसगढ़ में बात कर रहे हैं तो 21 अक्टूबर से 27 अक्टूबर तक, हम लोगों ने पहले भी कवर अप किया है, वैश्विक आयोडीन अल्पता विकार नियंत्रण दिवस मनाया जाएगा। अगर इस दिन की बात की जाएगी तो इस दौरान क्या होने वाला है, आपको बहुत सारी चीजें बताई जाएंगी कि आयोडीन युक्त नमक खाने का फायदा क्या होता है, अगर आपके नमक में आयोडीन नहीं है तो इसका नुकसान क्या है। इसके अलावा बाकी जगह जाके मितानिनों द्वारा वो नमक में टेस्टिंग किट के द्वारा चेक किया जाएगा कि आयोडीन कितना है या कितना नहीं है। तो ये मैंने एक बार कवर अप किया हुआ है, एक बार और रिकॉल करवा दे रहे हैं। 21 तारीख से शुरू होने वाला है, तो मे भी 21 तारीख के पहले एक बार और खबर आ जाएगी, तो उसमें ये कवर अप हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं, ये भी खबर जो है कवर अप की गई थी, फिर भी आते हैं इसके ऊपर 14 तारीख से, क्योंकि ये चीजें चल रही थी। तो एग्रो कॉर्निवल, एक दिन पहले वर्षा ने बिगाड़ी तैयारी, कुलपति उतरे मैदान में। तो आज से एग्रो कॉर्निवल किसान मेला शुरू होने वाला है, कहां पर, आईजीकेवी रायपुर में। आईजीकेवी रायपुर में था, एक वीडियो देखेंगे आप, आज से 1 या 2 दिन पहले है, जिसमें मैंने पूरा डिटेल्स आप लोगों को बताया कब कब क्या क्या होगा। जैसे अगर आएंगे तो 5 दिन का कार्यक्रम है। 14 अक्टूबर को बात करेंगे तो आपको अलग कार्यक्रम देखने को मिलेगा, 15 अक्टूबर को अलग कार्यक्रम देखने को मिलेगा। मैं कोशिश करता हूँ कि जूम कर सकूं जिसमें आप लोग देख सके इसको अच्छे से। तो अगर चलते हैं थोड़ा सा, देखिएगा 14 अक्टूबर को 10 बजे क्या होने वाला है, क्रेता विक्रेता सम्मेलन की कार्यशाला है। 15 अक्टूबर को कृषि विश्वविद्यालय में क्या कहता है जी आपका, 15 अक्टूबर को एग्रो कॉर्निवल है। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं, जो है पूरा कार्यक्रम मैंने एक बार कवर अप किया हुआ है, इसमें उतने ज्यादा ध्यान से नहीं आ रहा है क्योंकि इस बार खबर थोड़ी क्लियर नहीं छपी हुई है। 16 अक्टूबर की बात करेंगे, लघु वनोपज संग्रहण से रिलेटेड हो जाएगा कार्यक्रम। 17 अक्टूबर को अगर देखेंगे तो विविधता संरक्षण और कृषकों की प्रजाति, और 18 अक्टूबर को अगर देखेंगे तो आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, अलग अलग कार्यशालाएं। ये सारी जो है आपका इंपॉर्टेंट है। कृषि पूछ सकता है, मेला कहाँ लगा था, कृषि विज्ञान मेला। इसमें जैसे हम लोगों ने कवर अप किया था, 12 देशों से आने वाले हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि ये छत्तीसगढ़ लेवल पे हो रहा है, 12 देश के, इंटरनेशनल लेवल पे होने वाले 12 देश के और कृषि वैज्ञानिक आएंगे, समझेंगे, यहाँ पर बताएंगे छत्तीसगढ़ के लोगों को, या सिखाएंगे किस प्रकार से आप बिजनेस ओरिएंटेड कृषि कर सकते हैं, मतलब कृषि करें तो किस प्रकार से आपको फायदा हो, इसके बारे में बाकी चीजें यहाँ के लोगों का भी सीख के जाएंगे। तो ये पूरा चलने वाला है एग्रो कार्निवल में। तो ये थी आज की खबरें। बाकी खबरों के लिए आप और जुड़ सकते हैं, डेली हम लोग लेकर आते हैं मॉर्निंग में न्यूज़पेपर एनालिसिस, जिसमें भी न्यूज़पेपर में जो भी इंपॉर्टेंट खबरें हैं, चाहे नेशनल लेवल पे इंटरनेशनल लेवल पे, हम लोग कवर अप करते हैं। टेस्ट सीरीज हमारी चल रही है, टेस्ट सीरीज पे आप जुड़ सकते हैं। अगला टेस्ट इस रविवार को होने वाला है, हर रविवार को हम लोग एक टेस्ट ले रहे हैं जो प्री की आपकी तैयारी करने में मदद करेगा। 100 क्वेश्चन का टेस्ट होता है जिसमें आपको पूरे सॉल्यूशन के साथ मिलता है। टेस्ट के अलावा यदि आप हमारे एमसीक्यू सेशन का प्रैक्टिस सेट लेना चाहते हैं, पंचायती राज का नोट्स लेना चाहते हैं, आपको पूरा ये वाले बैच में मिल जाएगा। इसमें आपको टेस्ट सीरीज के साथ साथ बहुत सारी सुविधाएं और मिलेंगी, इसको आप परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा मैथ रीजनिंग का कोर्स है, ये भी आप परचेज कर सकते हैं। इतना था आज की वीडियो के लिए, धन्यवाद, जय हिंद।